हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2010-11 में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं, जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। टोटल 150 क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न था। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसमें ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। इसका सही जवाब है लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि तांबा, स्वर्ण, चांदी तथा कीमती पत्थर आदि धातुएं हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त हुई। लोहे का उल्लेख ऋग वैदिक काल में अयस्क धातु के रूप में मिलता है, जो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस्क के नाम से जाना गया। हड़प्पा काल में तांबा राजस्थान के खेतड़ी की खानों से मंगाया जाता था, टिन अफगानिस्तान से तथा सोना चांदी अफगानिस्तान से तथा रत्न दक्षिण भारत से, मोहनजोदड़ो से सूती के कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका सही जवाब है घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे, बाकी सभी जानवरों से। जैसे देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी क्षेत्र में कुबड़दार और कुबड़ रहित सांड, भैंस, हाथी और कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट तथा घोड़े की अस्थियां मिली हैं। भेड़, बकरी, सुअर और गाय आदि के भी अवशेष मिले हैं। हाथी का कपाल मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल और सुरकोतदा से भी घोड़े की जानकारी प्राप्त हुई है। हाथी के दांत की बनी एक सुई भी मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। बालखिल्य सूक्तों को मिलाकर ऋग्वेद में 10 मंडल तथा इसमें श्लोकों की कुल संख्या 10,462 है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें मात्र 78 नई हैं और अन्य ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5,987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होता कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, गौतम, जैन और भागवत एवं शैव धर्म से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है कुशीनारा। गौतम बुद्ध को कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त हुआ था। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कसिया गांव, जिला कुशीनगर में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया गया। बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनारा में। उसके बाद दूसरा है कि महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त जाना जाता है, तो वही है कुशीनारा से। फिर प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था। ठीक है, कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ प्राप्त हुई? तो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के तट पर। तो कई सारे क्वेश्चन इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका सही जवाब है कौसंबी। बाकी गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये सभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज जो राजगृह थी, इसके बाद उदयन ने अपनी राजधानी पाटिल ग्राम यानी पाटिलपुत्र स्थापित की। कौसंबी मगध की राजधानी नहीं रही थी।
कौसंबी वत्स की राजधानी थी और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथा के नाम से पुकारा था। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि के बारे में बताया गया है। तो अशोककालीन जो अधिकांश शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं और प्राकृतिक भाषा में है, किंतु शहबाजगढ़ी, ये जो शहबाजगढ़ी है और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। लघमान तक्षशिला के लेख अरामेइक लिपि में, कंधार लेख ग्रीक लिपि में और एरागुड़ी शिलालेख में हलावर्त शैली का प्रयोग किया गया है। सांची, सारनाथ, कौसंबी, रुमिनदेई, निगाली सागर लेख, स्मारक लेख जो अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने की पुष्टि करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मौखारी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखारी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। आपको याद रखना है, मौखारी शासकों की राजधानी, मौखारी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। मलवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यावर्त का शासन मौखरियों के हाथों में आ गया। वे गुप्तों के सामंत थे तथा मूलतः गया जिले के निवासी थे। कालांतर में उन्होंने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया। उनके समय में मगध के स्थान पर कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। आगे चलकर कन्नौज महोदय नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बांग्लादेश के किस शासक ने की? तो इसका सही जवाब है धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। आपको याद रखना है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और पाल वंश का प्रमुख तथा सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। प्राचीन काल में इस विश्वविद्यालय का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान तथा व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, ये तीनों थे। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों था और अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूती-ए-हिंद था। उसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है, में हुआ था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। प्रारंभ में यह बलबन के बड़े पुत्र मुहम्मद की सेवा में रहा। जब मंगोलों के साथ युद्ध में मुहम्मद मारा गया तो मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह भागकर बलबन के दरबार में पहुंच गया और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उसने भारतीय एवं पर्शियन रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली ईमान, जिल्फ, राजगरी आदि को जन्म दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है दोस्तों। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो इसमें एंटोनी मांसेराट ये आया था दोस्तों। एंटोनी मांसेरेट, जो कि अकबर के समय आने वाले प्रथम ईसाई मिशन का हिस्सा था। अब प्रथम ईसाई मिशन 19 फरवरी 1580 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी पहुंचा। इस मिशन में रिडोल्फ अकाविवा जिसको बोलते हैं, एंटोनी मांसेराट और एनरिक्वेज शामिल थे। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हाकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और हाकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर उससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया।
टॉमस रो भी 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और पीटर मुंडी जो एक अंग्रेज यात्री था, शाहजहां के समय ही दक्कन में उपस्थित था। 1630 ईस्वी में इसने शाहजहां के समय के दुर्भिक्ष और प्लेग का वर्णन किया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है 1582। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सन 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया एवं 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। आगे चलकर 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, देखिए आपको याद रखना है। तो अकबर ने सन 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की। इस कंपनी की स्थापना ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1 अगस्त 1849 को 50,000 पाउंड पूंजी के साथ की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में था, जो कि वर्तमान में मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त सन 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है मार्टेंग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को, जो कि मार्टेंग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। और इस घोषणा में वर्णित उत्तरदायी प्रशासन का लक्ष्य काफ़ी लचीला था। इस घोषणा के लक्ष्य को तुरंत ही स्थापित नहीं किया गया। इस घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य की युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा भारतीय असंतोष को संवैधानिक सीमाओं को सीमित रखना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो इसका सही जवाब है बारदोली आंदोलन, आपको याद रखना है। बारदोली आंदोलन जो है गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, बारदोली, ठीक है, जो 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इसी बीच 1926-27 ईस्वी में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में लगान बढ़ाकर 22% कर दिया। किसानों की ओर से कांग्रेस ने वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन के नेतृत्व का अनुरोध किया। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुँचे और इन्होंने लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इनके नेतृत्व में किसानों ने लगान तब तक न अदा करने का निर्णय लिया जब तक सरकार निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन नहीं करती है। अगस्त 1928 में गांधी जी भी बारदोली पहुंचे और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह इसरो का उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रेक्षण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण भी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है और राजस्थान का बाड़मेर सर्वाधिक गर्म तथा चूरू का तापमान निम्नतम पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा।
नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। यह कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यह भड़ौच के निकट ज्वारानंद मुखी द्वारा अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद का अभाव रहता है, इसलिए यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कौन सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटस और मकालू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट एशिया में एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलगमा यानी बर्फ़ की देवी तथा नेपाल में सगरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब है गोमुख से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। यहाँ अलकनंदा व भागीरथी आपस में मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सन 1955 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जिला था तब 1955 में, और इसका अब छत्तीसगढ़ में हो गया, भिलाई नगर में स्थापित है। ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है धारवाड़ शैल तंत्र। धारवाड़ शैल तंत्र आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती है। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार धारवाड़ शैल तंत्र में है। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, और जो कडप्पा शैल तंत्र का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। कृष्णा घाटी, नल्लम-मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाधानी व चेमार घाटी में ये चट्टानें विस्तृत हैं। विंध्याचल शैल, पामाधानी व चेमार घाटी में ये चट्टानें विस्तृत है और विंध्याचल शैल तंत्र का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। इनमें बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का बड़ा भाग दक्कन ट्रेप से ढका है। गोंडवाना शैल तंत्र कोयले के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में। तो इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व भाग में लौह अयस्क यानी खनिज संसाधनों की अधिकता पाई जाती है, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट में समृद्ध है और डोलोमाइट तथा चूना पत्थर में आत्मनिर्भर है, जबकि लेड, जिंक, टिन, निकिल, टंगस्टन आदि खनिजों को विदेशों में निर्यात करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पोताश्रय नहीं है? तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और कंडाला, कोचीन और मंगलौर बंदरगाह है। कंडाला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है और न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि मुर्मुगावो यही गोवा और कोचीन के मध्य स्थित आकार की दृष्टि से छोटा बंदरगाह है। यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क,
ग्रेनाइट, काजू, कहवा, मछली आदि का निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में बृहस्पति अधिकतम समय लेता है और बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष यानी 11 वर्ष 9 माह लगते हैं। और सौरमंडल में बृहस्पति के कुल 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है, देखिए राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोगी देश है, भिलाई पूर्व सोवियत संघ और पूर्व सोवियत संघ से स्थापित किया गया है सहयोग से, दुर्गापुर यूके है ना, और बोकारो जो है बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थित है और इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और राउरकेला दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। और भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में है जो कि सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई है। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। और जो बोकारो संयंत्र झारखंड में है जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। आपको याद रखना है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। छत्तीसगढ़ राज्य में उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ कर्क रेखा में स्थित होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ भू अवस्थित राज्य होने के कारण उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। संपूर्ण प्रदेश की जलवायु आंशिक भिन्नता है जो समय समय पर वर्षा, तापमान आदि के रूप में परिलक्षित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है मानसूनी वर्षा? तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जो भारत की विशेष संरचना के कारण दो भागों में विभाजित होती है, जिसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा पश्चिमी शाखा तथा दूसरी शाखा अरब सागर से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ को दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, किंतु मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से 90% सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, वहीं अरब सागर शाखा से 10% होती है। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा मानसून है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है। तो इसका सही जवाब है कोयला खदानों के लिए हसदो घाटी विख्यात है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जनपदों की संख्या। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जिलों की संख्या पूछा गया था। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है उस समय पूछा गया प्रश्न था। तो वर्ष 2010 में कितना जिले थे दोस्तों? आपको ज्ञात होगा 10-11 में। अभी वर्तमान में 33 जिला है और राज्य गठन के समय 16 जिले थे। आपको याद रखना है। वर्ष 2007 में 2 जिले बने, बीजापुर नारायणपुर। इसके बाद 18 जिला हो गए थे। इसके बाद 2012 में फिर से 9 जिले बने। ठीक है, तो आप सभी को ज्ञात है वर्तमान में अभी 33 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित से होती है। तो किन कारणों से शीतकालीन वर्षा होती है? इसका सही जवाब है लौटते हुए मानसून से। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा लौटती हुई मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, किंतु छत्तीसगढ़ या किसी अन्य उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग जिला अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई की सुविधा। तो नहीं पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों सिंचाई की सुविधा। बाकी अन्य जैसे सड़कों का विस्तार होगा तो कृषि भूमि का ह्रास होगा, नगरीकरण के कारण भी और औद्योगिकरण के कारण भी। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 80% कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है बस्तर है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नंदा देवी जीव मंडल यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को ने MAV कार्यक्रम के तहत जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यहाँ पर हिमालयन कस्तूरी मृग, हिमालयन ताहर, हिम तेंदुआ आदि पाया जाता है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, जो ऑप्शन दिए हैं इंद्रावती, नर्मदा, मांड और महानदी। ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। आप सभी को ज्ञात है महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है और यह सबसे बड़ी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, डूब, जोंक, तेल आदि इसकी सहायक नदियां हैं और महानदी अपवाह क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। हीराकुंड, टिकरा, पारा बांध इस नदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। और नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो सरगुजा किस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, उत्तर पूर्व में झारखंड तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका सही जवाब है 600 से 700 किलोमीटर है उत्तर दक्षिण लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? इसका सही जवाब है पूर्व दिशा, आपको याद रखना है। समानतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल पूर्व की ओर है और छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर है और कुल वन क्षेत्र 44.21% है व कुल कृषि भूमि 51% क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है मैदानों और नदियों के बेसिन अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र मैदानों व नदियों बेसिन के अंतर्गत आता है। यहाँ छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है और संपूर्ण प्रदेश का लगभग 50% है। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के जो जिले हैं में से मैकाल पर्वत श्रेणी रायगढ़ का भाग नहीं है। यह छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के सीमा में उपस्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। यहाँ जल विभाजक के रूप में महानदी अपवाह तंत्र तथा नर्मदा अपवाह तंत्र को अलग कर रहा है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली जिले में है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर और कोरबा। तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला जनपद
नर्मदा बेसिन का भाग है, जबकि बस्तर, रायपुर, कोरबा भाग नहीं है। रायपुर महानदी बेसिन का भाग है, बस्तर गोदावरी तथा इसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है। कोरबा बेसिन हसदो नदी द्वारा निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका सही जवाब है रसायन। रसायन जो कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। इसका सही जवाब है 1300 से 1325 मिलीमीटर। और छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जून से सितंबर के बीच में 1300 से 12 मिलीमीटर होती है। और छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तरी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजनांदगांव जिले के पश्चिम में स्थित मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। राजनांदगांव जिले के पश्चिम में स्थित मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। और दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का डल्ली राजहरा खदानें और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य में रूस के सहयोग से भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध उत्पादन क्षेत्र बस्तर, दुर्ग आदि क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में छत्तीसगढ़ में कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये तो सही है। रायपुर हमारी राज्य की राजधानी है। भरतपुर चावल मिलों का केंद्र है। भिलाई दुर्ग नगर औद्योगिक नगर है। खैरागढ़ स्वर्ण शहर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है, जो कि विश्व का एकमात्र कला संगीत विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है, एशिया और इस विश्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। तो किस क्षेत्र का विस्तार है? तो अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है, आपको याद रखना है। अगर बात करें इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का विस्तार है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र आर्कियन युग की शैल समूह का है, जो कि छत्तीसगढ़ के 50% भाग में है। यह चट्टान मूलतः लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म रहित चट्टान है। विस्तार बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार जसपुर पाठ में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है, यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, ये भी सही है। इसका सही जो नहीं है, संबंध नहीं रखता है, वो है ऑप्शन नंबर डी। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य जो विशेषता है वो धान की कृषि है दोस्तों, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को धान कटोरा भी कहते हैं, आपको याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो इसका सही जवाब है कोरबा। छत्तीसगढ़ का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र कोरबा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो भोटिया, गोंड, मरिया, बनिया। तो देखिए भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड की जनजाति है। और छत्तीसगढ़ में जो है गोंड, मरिया, बनिया, बैगा, कमार, भील, कोल आदि जनजातियाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। आप सभी को याद है छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को, जो कि हमारे देश का 26वां क्रम का राज्य बना था। मध्य प्रदेश मातृ राज्य है। 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में नर नारी अनुपात यानी महिला पुरुष अनुपात कितना था? आपको याद रखना है 989 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 991 है दोस्तों, ठीक है, 991 पर 1000, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कब की गई, किस संविधान संशोधन में किया गया?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 59वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब है 317। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों व कार्यों के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियों व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन है। और अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है, जैसे अगर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है या अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य वेतन नियोजन में लगा हो, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। उच्चतम न्यायालय के समर्थन में राष्ट्रपति अध्यक्षता दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही जवाब है सचिव। योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में मुख्य भूमिका सचिव योजना आयोग निभाता है और योजना संबंधी मामलों में केंद्र तथा राज्यों के मध्य संयोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्यों में योजना आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधि तथा संघीय मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को कर लिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो दे, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता हो या किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो इसका सही जवाब है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन कर देता है, तो उसके विशेषाधिकार प्रस्ताव लगाया जा सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों तथा समितियों की प्राप्ति विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने राफेल समझौते पर संसद को गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 57। तो जो अनुच्छेद 52 है वो भारत के राष्ट्रपति संबंधित उपबंध है और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली या रीति संबंधित है और अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताओं संबंधित है। मतलब 52 से लेकर पूरा 57 तक राष्ट्रपति के पद से संबंधित
अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, मात्र राज्यों के विधायकों के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को मात्र राज्यों के विधायकों के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के सदस्यों के निर्भरताओं संबंधित प्रश्नों का अंतिम निश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 192 राज्य में राज्यपाल की वह स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, अर्थात दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग समानता है। अनुच्छेद 154(1) अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है 1/6 सदस्य। ठीक है। जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है वहाँ राज्यों के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को निर्दिष्ट करता है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के संबंध में रखता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आप सभी को ज्ञात है 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। ठीक है। तो इसमें जो है संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें जो सूचियों की संख्या है 3 है, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और आपराधिक मामलों का उल्लेख समवर्ती सूची में, जबकि रेडियो और टेलीविज़न तथा विदेशी मामलों संघ सूची में के अंतर्गत तथा पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग और राजभाषा से पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो इसका सही जवाब है उमेश सिन्हा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 40 लाख रुपए। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो आपको याद रखना है इसका सही जवाब है राज्य सूची। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। सन 1957 में बलवन राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जनपद में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियों पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा संविधान में भाग 9 अंत स्थापित किया गया तथा साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों में सुधार हेतु अन्य समितियां अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985 और LM सिंधवी समिति 1986 बनी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासित किया गया है?
तो इसका सही जवाब है 40वां संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अध्याय से निकालकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, जिसके कारण अब केवल एक कानूनी अधिकार है और वह मूल अधिकार नहीं रह गया है। इसके निकल जाने से अब मात्र 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है और 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2011 में। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में 21 नवंबर 2011 को पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड विभाजित होकर एक अलग राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन करना तथा अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध करता है और अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए निर्हरित किए जाने पर बैठने या मत देने के लिए सख्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रक्षा, वैश्विक मामले, रेलवे, कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। कृषि राज्य सूची का विषय है जबकि रक्षा, रेलवे और वैश्विक मामले संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो इसका सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और यह ग्राम पंचायत एवं जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत समिति का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है, देखिए, एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था। दूसरा ऑप्शन है किसी सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जा सके। तीसरा है किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। चौथा है लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभापति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति है या विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, राज्य विधान परिषद के सभापति या उपसभापति पद निर्वाचित व्यक्ति निर्वाहित नहीं होगा यदि वह पद पर निर्वाचन के कारण दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और जब तक वह पद धारण करता है तब तक उस राजनीतिक दल या किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं होता शेष। ठीक है, तो इस तरीके से ये विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या अधिक हो। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आए? इसका सही जवाब है 500। ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक हो और वह भारत के समतल प्रदेश में स्थित हो तो वह ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या 250 से अधिक निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। सर्वप्रथम 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया और 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से संबंधित है। पेंसिल का लैड है, तो पेंसिल का लैड किससे बना होता है? काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, फेमस क्वेश्चन है। तो ये इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टल अपरूप है। कृत्रिम ग्रेफाइट एचिसन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं। यह हवा या ऑक्सीजन में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने, रंग बनाने, मशीनों से शुष्क स्नेहक के रूप में तथा शुष्क सेलों और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपाधि से ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, हाँ, सोनार निम्नलिखित प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो सोनार निम्नलिखित प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरिंग द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही जवाब है नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पार्श्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर वापस आती हैं। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संबंधित रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर, तो इसका सही जवाब है उच्च तापमान। पायरोमीटर या पूर्व विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार हेतु? तो इसका सही जवाब है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिलाया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है। यह कठोर होता है, यह जंग रहित होती है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, बल्ब आदि बनाने में होता है। आपको याद रखना है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? इसका सही जवाब है वसा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन वसा होता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 सेल्सियस ताप पर ठोस होता है। 1 ग्राम वसा के जलन पर 9.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है, अर्थात वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जादायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो इसका सही जवाब है जस्ते का। आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो देखिए जो गैल्वनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है, यह जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है, क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। जस्ता एक धातु है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिक्षरण में किया जाता है। इस प्रक्रिया को यश दलेपन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो इसका सही जवाब है तांबा एवं जस्ता। पीतल में तांबा व जस्ता का प्रयोग होता है। पीतल में 70% तक तांबा तथा 30% जस्ता उपस्थित होता है। पीतल एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैलिसफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिएक्टस नामक रोग तथा पौधों में ऑस्टियोमोलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी वसा में विलय हो जाता है। इस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडा, मक्खन, घी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। इसका सही जवाब है विटामिन बी। विटामिन बी एवं सी पानी में घुलनशील है। वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई एवं विटामिन के विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन है चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। इसका सही जवाब है चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। चांदी के बाद आने वाले चालक पदार्थ तांबा, एल्युमिनियम, लोहा है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ में प्रतिरोध जितना कम होता है वह उतना अच्छा सुचालक होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? तो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण माप भूमिष्टिक बहुलक है। जो मूल्य श्रेणियों में सबसे अधिक बार आता है उसे मूल्यस को बहुलक कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वनस्पति विज्ञान संबंधित है। प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुक्ता कहाँ पाई जाती है? अब ये महत्वपूर्ण एकदम फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। इसका सही जवाब है सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां मुक्ता पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है जिसमें सुंदरी वृक्षों की अधिकता है। वास्तव में मैंग्रोव से तात्पर्य ऐसे वृक्षों से है जो जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है क्योंकि ये तटों में स्थिरता प्रदान करते हैं तथा विभिन्न जीवों को निवास व सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है ना। मशरूम कवक से बना एक मसल जीवाणु युक्त पिंड है जो प्राय जमीन के ऊपर पैदा होता है और भोजन का अच्छा स्रोत है। ये अनेक प्रकार के होते हैं। इसे हिंदी में छत्रक, प्रोटीन तथा जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शन है तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। इसका सही जवाब है मकड़ी, जो कि कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि तिलचट्टा, मक्खियाँ, मच्छर, टिड्डा, तितलियाँ कीट वर्ग के जंतु हैं। अगला प्रश्न है शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है, 0। ठीक है, तो शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है। शार्क सिल्कियाई उपवर्ग की उपस्थियुक्त मछलियां हैं। इनके कंकाल में अस्थि की अनुपस्थिति तथा सिर के पिछले भाग में प्रत्येक ओर 5 से 7 गिल छिद्र होता है। शार्क में अंतर निषेचन होता है। ठीक है, तो ये मज़े की बात है कि मैंने आज ही जाना कि शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती है। इसके पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो इसका आंसर सही है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, यानी कि कोल्ड ब्लड वाले जंतु के अंतर्गत जीव आते हैं जैसे मछली, सर्प, मगर, कीट, गिरगिट, छिपकली आदि। कोल्ड ब्लड एनिमल के शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कोल्ड ब्लड एनिमल कहते हैं। अगला प्रश्न है कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, ये गलत है कि सही है? तो बिल्कुल गलत है। कुत्ता तो सर्वाहारी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, है ना। और ये भेड़िया कुल की प्रजाति है और कुत्ते शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। कुत्ते काटने से रेबीज नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन? इसका सही जवाब है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल
वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक माने जाते हैं। प्रत्येक जीव में ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जनकों से अनेक उनके संतानों से में संचालित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों का मूल गुणों में संरक्षण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन है स्टार फिश, सॉफ्ट फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो इसका सही जवाब है स्टार फिश। ये मछली नहीं है। ऐसे जीव जो मछली नहीं है किंतु उनके नाम मछलियों की तरह मिलते हैं, जैसे जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटलिस फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश आदि। ये सभी जीव इकाइनोडर्मेटा संघ के समुद्री जीव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी, आपको याद रखना है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में कीट वैज्ञानिक विल्सन ने किया था और सर्वाधिक प्रजाति विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन गैस की परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सघनता से पाई जाती है और ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने वाले जो पराबैंगनी किरण उसको रोकती है और जेट वायुयानों के नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर आदि में प्रयुक्त एवं निःसृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई डाल्सन में मापी जाती है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तथा गिलाली समझौते 2016 में किए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेल्सन पार्क के रूप में हुई थी। यहाँ पर 1973 इसमें सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। ठीक है, और अगला जो है दोस्तों वो तर्क शक्ति परीक्षण से है, जो कि हम इसको छोड़ देते हैं। तर्क शक्ति से जो एग्ज़ाम प्रश्न पूछे गए थे, आगे हम देखते हैं। तो साथियों वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा 150 क्वेश्चनों का आंसर लिया था, जिसमें समान अध्ययन और तर्क शक्ति समसामयिक सारे प्रश्न जुड़े हुए थे। तो हमने अभी समान अध्ययन के 100 क्वेश्चन देखे। इसके बाद 30 क्वेश्चन जो तर्क शक्ति समसामयिकी और गणित से संबंधित थे उनको छोड़ दिए हैं। बाकी 10 क्वेश्चन आपको विविधता से पूछे गए प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। जिसमें प्रश्न है क्यू किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बिलियर्ड से। क्यू बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है और बिलियर्ड्स खेल को वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्कूनर को एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। इस खेल का टेबल समानता 3.7 मीटर लंबा तथा 1.85 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 फीट ऊंचा होता है। अन्य शब्द हैं जैसे जिगर, झलक, इन ऑफ, हैजर्ड, ब्रेक पार्ट, झलक आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है महिला टेनिस से। फेडरेशन कप महिला टेनिस से संबंधित है। फेडरेशन कप महिला टेनिस से संबंधित है और इसकी स्थापना 1963 में हुई। 1995 में इसका नाम बदलकर फेड कप कर दिया गया। 17 सितंबर 2020 को पूर्व विश्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के सम्मान में फिर से इसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सचिन ने निम्नलिखित टीम को किसके विरुद्ध समवा शतक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। सचिन ने अपना समवा अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। सचिन क्रिकेट के सर्वाधिक महानतम बल्लेबाजों में हैं। इन्होंने एक दिवसीय मैचों में 49 शतक व टेस्ट मैचों में 51 शतक लगाए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजीत पाल सिंह। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह थे। यह प्रतियोगिता मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुई थी। इसमें भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता जीती। 202 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल जीता। इस समय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है रविंद्र कुमार। ठीक है, तो उस समय माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय रविंद्र कुमार है। और वर्तमान में एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय राघव जुनेजा, जो कि 15 वर्ष 7 माह उम्र है। मालावात पूर्ण एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली सबसे युवा महिला है और 13 वर्ष की आयु में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का है और यह पर्वत नेपाल में स्थित है, जहां इसे सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? इसका सही जवाब है 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग देश के कई भागों में स्थापित किए गए हैं, जिसमें है केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है बंधु सिंह। ठीक है, बंधु सिंह आपको याद रखना है। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता बंधु सिंह है। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी आंगल इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड हैं, जिसने 1920 के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, जो कि सूर्य मंदिर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है। इसकी स्थापना सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने 11वीं सदी में करवाई थी। अब मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और हिंदू देवताओं में सूर्य देवता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसी को देखते हुए सोलंकी राजा भीमदेव ने इसे मंदिर की स्थापना की। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षक में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। अगला प्रश्न है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? तो 1930 हैमिल्टन में हुआ था। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स सन 1930 में हैमिल्टन में हुए थे। इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने भाग नहीं लिया था। अभी तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स ने सभी कॉमनवेल्थ गेमों में हिस्सा लिया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन बर्मिंघम, ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है कंपूचिया। ठीक है, कंपूचिया। तो अंगकोट मंदिर कंबोडिया यानी कंपूचिया में अंगकोर वाट नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इसमें 8 स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ 180 फीट ऊंचा है। संपूर्ण भूमि पत्थर से घिरा है। इसके घेरे के बाद 700 फीट चौड़ी खाई है। संसार में यह स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एशियान गेम्स 2008 चीन में किस भारतीय ने शूटिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। तो एशियन गेम्स 2008 में चीन में भारतीय शूटिंग खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता।
और एशियन गेम 2022 का आयोजन झंगझाऊ चीन में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस तरह हमारे चैनल पर। अगले वीडियो पर हम वर्ष 2013-14 में पूछे गए प्रश्नों का आंसर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।